हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। जैसा कि मैं बता दूं, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास। ठीक है। और प्राचीन इतिहास में हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल। ठीक है। तो गुप्त काल के जो आधे कुछ आगे आधे कुछ चैप्टर थे तो हमने कल पढ़े थे। आज मैं उसका दूसरा वाला जो बचा हुआ शेष भाग है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है इसमें। आप पूरा जाके प्लेलिस्ट में आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। कह रहा है गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। दास प्रथा क्या थी? विद्यमान थी गुप्त काल में। मतलब दास मतलब होता है एक प्रकार से जान लो नौकर। ठीक है। तो नौकर होते थे दास, गुप्त काल में नौकर होते थे, मतलब दास प्रथा थी। और नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, वहीं मनु ने 7 प्रकार के दास बताए हैं। तो आपको पता है राजा मनु ने मनुस्मृति लिखा है और उसमें 7 प्रकार के दास बताए हैं। और गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। अगर पूछेगा दास प्रथा थी तो हाँ बिल्कुल थी। ठीक है। तो 7 प्रकार के दास बताए हैं मनुस्मृति ने और 14 प्रकार के दास बताए हैं नारद ने। तो ये मनुस्मृति का ज़्यादा आता है क्वेश्चन में, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं स्त्रियों की दशा के बारे में। अगर हम बात करें तो समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह नहीं थी। कितना अच्छा समाज था कि मतलब बाल विवाह भी वहाँ पे नहीं था और पर्दा पर्दा प्रथा भी नहीं था और दहेज दहेज प्रथा नहीं था। तो मतलब आप कह सकते हो गुप्त काल का जो समाज था वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का था। ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। स्त्रियों को शिक्षा दिया जाता था। अभी भी आज देख लो कई देश ऐसे हैं जहाँ स्त्री शिक्षा नहीं दी जाती। लेकिन उस टाइम में गुप्त काल था, उस टाइम में स्त्री को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है। तो हमको पता है एरण अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और आगे हम सती प्रथा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं आर्थिक जीवन। उनका आर्थिक जीवन कैसा था? तो जो आर्थिक जीवन था उनका, इस काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो गुप्त काल में लोग क्या करते थे? तो कृषि करते थे और कृषि खेती करके अपना व्यवसाय चलाते थे, अपना जीविकोपार्जन करते थे। ठीक है। अगर हम बात करें इत्सिंग के अनुसार चावल और जौ प्रमुख फसलें थी। मतलब गुप्त काल में आप कह सकते हो चावल और जौ प्रमुख फसल थी, ये इत्सिंग ने कहा है। और कालिदास के अनुसार ईख ईख मतलब गन्ना और धान की खेती का उल्लेख मिलता है। तो मतलब ये जान लो वहाँ पे जौ, चावल, गन्ना और धान, ये खेती प्रचुर मात्रा में होती थी। ठीक है। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन में कुछ झलक फायान से भी मिलती है। मतलब फायान गुप्त काल में आया था। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो इसने भी जो किताब लिखी, जो पुस्तक लिखा, तो उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। तो कुछ हम जान लेते हैं। अब देखो, ये क्षेत्र किसे कहा जाता है? क्षेत्र उस टाइम किसे कहा जाता था? तो खेती करने के उपयुक्त भूमि, जो जहाँ पे खेती की जाती थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु मतलब जहाँ लोग रहते थे उस भूमि को वास्तु कहा जाता था। खिल खिल जहाँ भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खिल कहा जाता था। अपरहत अपरहत मतलब बिना जोती गई जंगली भूमि को अपरहत, मतलब बंजर भूमि को आप कह सकते हो अपरहत। चारागाह चारागाह आपको पता है पशुओं के चारा की योग्य भूमि को चारागाह कहा जाता था। तो ये सारा आपको याद रखना है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण अस्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो आपको पता है जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो अस्कंद गुप्त का है। और इसमें गुप्त काल में सिंचाई के सर्वोच्चम उदाहरण मिलते हैं। मतलब उस टाइम आप कह सकते हो सिंचाई का भी प्रचलन था। फिर कपड़े का निर्माण करना इस काल का प्रमुख उद्योग था। मतलब कपड़े भी बनाने लगे थे ये लोग, गुप्त काल के लोग कपड़े भी बनाने लगे थे। ठीक है। अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का संदर्भ आया है। मतलब गुप्त काल में लोग कपड़े भी बनाते थे, कपड़े पहनते थे और कपड़े का प्रचलन था। फिर हम बात करें अगर मुद्राओं की। ठीक है। तो सोने के सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में दीनार कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे उनको दीनार कहा गया है। और चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थलीय लेन देन के लिए किया जाता था। ठीक है। स्थलीय नहीं, सॉरी, स्थानीय लेन देन में किया जाता था चांदी का प्रयोग। ठीक है, नॉर्मल तरीके से। और आपको पता है जहाँ तक कि चांदी के सिक्कों का प्रश्न है, वे सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। कब? शकों को मतलब शकों को पराजित करके। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पे चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम अगर बात करें कला और साहित्य की, गुप्त काल में कला और साहित्य की बात करें तो कला और साहित्य का विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको पता है जो कला और साहित्य था वो बहुत ही चरम सीमा पे था गुप्त काल में। और इसलिए गुप्त काल को क्लासिकल युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। साहित्य और कला के क्षेत्र में आप गुप्त काल को स्वर्ण युग कह सकते हो। ठीक है।
गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण कला का जन्म हुआ। तो सबसे पहले जब मंदिर बनना चालू हुआ तो ये गुप्त काल में चालू हुआ, ठीक है। तो मंदिर कला का निर्माण जो चालू हुआ ये गुप्त काल में चालू हुआ सबसे पहले। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, आपको पता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये वैष्णो माता का मंदिर है, ठीक है। और भारतीय मंदिर निर्माण के शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है ये, ठीक है, दशावतार का मंदिर देवगढ़ का। फिर अगर हम बात करें गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है, ठीक है। ब्राह्मण और बौद्ध, देखो गुप्त काल में जैन का ज़्यादा वो नहीं मिलता, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा। उदयगिरी का मंदिर इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उदयगिरी मंदिर। और आपको पता है उदयगिरी जो मंदिर है इसमें उदयगिरी में गुहा मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित है। वराह मतलब सूअर होता है, तो विष्णु भगवान का एक अवतार था सूअर का, तो वो उस मंदिर उसका है, ठीक है। और कुछ गुप्त काल के मंदिर हैं उनको हमको याद करना है। सबसे पहले तो देवगढ़ झांसी में है। और दशावतार मंदिर ये कहाँ है, बार बार पूछता है, तो देवगढ़ में। और फिर आगे हम चलते हैं, कह रहा है उदयगिरी विष्णु का मंदिर है, ठीक है, उदयगिरी। और भीतरगांव कानपुर में है, ईंटों का मंदिर है। तो ये बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है, ईंटों का मंदिर कहाँ स्थित है, तो भीतरगांव कानपुर में। सारनाथ आपको पता है वाराणसी में है। दमेश स्तूप मतलब ईंटों का बना हुआ है। भीतरी ईंटों का मंदिर है ये भी। नालंदा बौद्ध विहार है, आपको पता ही है, पता ही होगा नालंदा बौद्ध विहार, ये सब बनाए गए गुप्त काल के सब थे। फिर हम बात करें मूर्तिकला और चित्रकला की अगर, तो गुप्त काल में चित्रकला विकसित थी, ठीक है। चित्रकला का विकास हुआ था गुप्त काल में। और इस काल में जो मूर्तियों में नग्नता नहीं थी, ठीक है। मतलब देखो पहले जो मूर्ति बनती थी वो उसमें नग्नता रहता था, मतलब उसमें उन मूर्तियों पर कपड़े नहीं होते थे, ठीक है। और लेकिन जब हम मूर्ति काल मतलब गुप्त काल में आए तो गुप्त काल में देखते हैं कि उस मूर्तियों पर भी कपड़े आ गए थे। तो मतलब मूर्तियाँ बिना कपड़े के नहीं थी, अब मूर्तियों पर कपड़े भी आ गए थे। गंगा और यमुना की मूर्ति रूप से गुप्त काल में ही देन है, गुप्त काल की ही देन है जो गंगा यमुना की मूर्ति है, ठीक है। और फिर हम यहाँ देख लेते हैं। तो अब देखो गुप्त मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियाँ, ठीक है। सारनाथ की मूर्तियाँ चित्रकला की सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता बौद्ध कला का उदाहरण है। तो मतलब सारनाथ की जो मूर्तियाँ हैं गुप्त काल में बनी थी। अजंता बौद्ध कला ये सब गुप्त काल में ही बनी थी। और कुछ पुस्तक हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। गुप्त काल की महत्वपूर्ण पुस्तक ये आपको याद करनी है। आपको पता है कालिदास गुप्त काल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही शासन काल में थे। तो उन्होंने उस काल में ढेर सारी पुस्तक लिखी, ठीक है। जैसे ऋतुसंहार कालिदास, मेघदूत कौन लिखा, कालिदास। कुमार संभव कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मल्लिका मित्रम कालिदास। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये कालिदास की पुस्तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, विक्रमोर्वशीय कालिदास, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। देवी चंद्रगुप्त, तो ये किसका है, विशाख दत्त का है। काव्य दर्शन ये दांडिम का है। काव्य दर्शन किसका है, दांडिम का। 10 कुमार चरित्र ये भी दांडिन का है 10 कुमार चरित्र। फिर आगे और पुस्तकें हैं। हर चरित्र किसका है, बाणभट्ट का। कादम्बरी बाणभट्ट का है। नागानंद हर्षवर्धन का है। प्रियदर्शिका हर्ष का है। रत्नावली हर्ष का है। और कीर्तार्जुनियम ये भारवी का है, ठीक है। कीर्तार्जुनियम किसका है, भारवी का है। फिर हम आगे देख लेते हैं। अमरकोश अमर सिंह का है, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो ब्रह्म सिद्धांत कितना है, तो किसका है, तो आर्यभट्ट का, ठीक है। आर्यभट्टियम किसका है, तो आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम है। तो ये सारा आपको याद करना है। आगे हम देख लेते हैं कुछ। पंचतंत्र किसका है, विष्णु शर्मा। नीति शास्त्र कामोदक। कामसूत्र किसका है, वात्स्यायन। चरक संहिता चरक का है। मृक्षकटिकम शूद्रक का है, मृक्षकटिकम शूद्रक का। तो ये सारी पुस्तक हैं जो आपको याद रखनी है। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम उसको देख लेते हैं। कह रहा है विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत का तथा दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। तो देखो जो शून्य दशमलव प्रणाली और शून्य आया वो सबसे पहले गुप्त काल में आया, जिसको सबसे पहले आर्यभट्ट ने, ठीक है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। अपनी धुरी पर घूमती हुई
सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती हुई बताया कि पृथ्वी जो है ये अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। सबसे पहले कौन बताया? आर्यभट्ट। ठीक है, और शून्य दिए और दशमलव प्रणाली का सबसे पहले जो ये सब आविष्कार हुआ ये गुप्त काल में हुआ। ठीक है, इस काल के प्रमुख गणितज्ञ थे, ठीक है, जो ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे। आर्यभट्ट प्रथम थे, वराहमिहिर थे, भास्कर प्रथम थे तथा ब्रह्मगुप्त। तो ये सब ज्योतिष विद्या में भी सफल थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक भूमि अनुदान गुप्त काल में दिया गया। देखो, भूमि अनुदान सबसे पहले चालू किया सातवाहन ने, सातवाहन वंश ने चालू किया, लेकिन सबसे पहले जो भूमि अनुदान किया गया वो गुप्त काल में किया गया। गुप्तों ने ही सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी कराए, जिन्हें अभिलेख दीनार कहा गया। ठीक है, तो जो गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी हुए उन्हें दीनार कहा गया। ठीक है, और सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए, इसलिए गुप्त काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अब देखो, जो यहाँ पे कह रहा है, जो नाटक उच्च सामाजिक स्तर के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे, तथा जो निम्न लोग थे वो प्रकृत भाषा को बोलते थे। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संपादन गुप्त काल में हुआ। ठीक है, रामायण और महाभारत का संपादन अंतिम रूप से गुप्त काल में ही हुआ। और पश्चिमी तट पर स्थित भचौड़ प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ पश्चिमी देशों से व्यापार होता था। तो भचौड़ कहाँ है? तो ये पश्चिमी, ये भारत है और भारत का ये पश्चिमी तट है, तो यहाँ पे था भचौड़। ठीक है, और भारत के पूर्वी तट पर ताम्रलिप सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो आपको याद रखना है, ये जैसे मान लो भारत है, तो भारत के भाचौड़ इधर है और ताम्र लिपि इधर है। तो ताम्रलिप अगर पूछेगा किस तरफ है, तो पूर्वी, और भाचौड़ किस तरफ है, तो पश्चिमी। दोनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतना है, ये गुप्तकाल हमारा पूरा हुआ। और देखो, अभी आप ये ना सोचिए कि गुप्तकाल के सारे चैप्टर खत्म हो गए, ये ऐसा नहीं है। आप इसे पढ़ लो, आप जब इसे पढ़ लोगे तो फिर मैं घटना चक्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, और घटना चक्र के बाद उसमें क्वेश्चन कराऊंगा, और वहाँ से आप जब एक बार आप इसे पढ़े पढ़े रहोगे, और वहाँ जब घटना चक्र आप पढ़ोगे तो आपका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, और आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको परेशान करे या उलझा दे। ठीक है, तो और ये वादा है मेरा, अगर आप पढ़ देखो, आसान तो नहीं है क्योंकि टाइम लगेगा, पूरा थ्योरी पढ़ो, उसके बाद फिर घटना चक्र पढ़ो, तो ये 1 साल का टाइम है। ठीक है, तो 1 साल लगेंगे इसको करने में, लेकिन अगर 1 साल आप अपनी तैयारी कर लिए ना, तो आपका जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।